Hello everyone, so in this video we are going to discuss the national education policy और इस वीडियो में हम उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे जो कि आपके इंटरव्यूज़ में आ सकते हैं या किसी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है. So before I start, I have started the comprehensive guidance program for Test NET 2022. So those of you who are willing to join it can let me know on my WhatsApp 7764869624, and there will be discount for those of you who are early birds and those of you who have donated in the past. My endeavor is to make content which has quality, creativity, retentivity, यानी कि आपको जो पढ़ाया जाए वो आपको याद हो जाए. इसके लिए ज़रूरी है कि जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाए उसमें क्वालिटी हो, क्रिएटिविटी हो, और सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबिलिटी, यानी हमारा जो भी इनिशिएटिव होता है वो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे होता है. एंड आई नर्चर 1-to-1 कनेक्शंस विथ ऑल. सो अगर आप इनरोल करते हो तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा. सो आते हैं इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी पे. फॉर डिस्कसिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी जो कि पहली बार बना था 1968 में. और जो 1968 का पॉलिसी था वो किसके रिकमेंडेशन पे बना था? वो बना था कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे. एंड जो सेकेंड पॉलिसी हमारा बना एजुकेशन के ऊपर वो बना 1986 में. और जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी बोल सकते हो उसको ड्राफ्ट करने का जिम्मा पहले दिया गया था TSR सुब्रमण्यम को. ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर है जिनका इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है. ये है TSR सुब्रमण्यन और इन्होंने ड्राफ्ट किया था एक एजुकेशन पॉलिसी अराउंड 2016-17 के आसपास. लेकिन उस समय क्या हुआ था, स्मृति ईरानी को वो पॉलिसी अच्छा नहीं लगा था और उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया. फिर से एक कमेटी बैठी जो कि था के कस्तूरी रंगन कमेटी, और जो एजुकेशन पॉलिसी उसने ड्राफ्ट किया और वही एजुकेशन पॉलिसी लास्ट ईयर जून में आपको निकाला गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में. यानी कि वो ड्राफ्ट पॉलिसी है के कस्तूरी रंगन कमेटी द्वारा बनाया गया. Now, education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. So, these are very important lines which you can use in your essays. जब आप essays लिखते हो तो आपको कुछ कैच फ्रेजेस आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. तो उसमें से ये एग्जाम्पल है. The second fact which is important is, so given the demographic advantage India has, access to universal quality education is going to ensure its socio-economic development in the future. So ये आप कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हो और इसी के स्टार्टिंग में भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं. और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन द गोल नंबर 4 ऑफ SDG of 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by India in 2015 seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. यानी कि ये जो गोल है ये कौन सा गोल है SDG का? गोल नंबर 4 जो आपको ऊपर दिख रहा होगा. तो ये पर्टिकुलर फैक्ट अगर आप अपने एसेज में लिखते हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे कि एजुकेशन जो है एक्सेस टू यूनिवर्सल एजुकेशन जो है वो हमारा गोल नंबर 4 है SDG जो हमको हासिल करना है 2030 तक. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी. सो द परस्यूट ऑफ नॉलेज दैट इज ज्ञान, देन विजडम दैट इज प्रज्ञा, एंड ट्रुथ दैट इज सत्य was always considered in Indian thought and philosophy as the highest human goal. The aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge, but for the complete realization of the self. World-class institutions of ancient India such as Takshila, Nalanda, Vikramshila, Vallabhi set the highest standards of multidisciplinary teaching and hosted scholars across countries. The Indian education system produced great scholars such as Charaka जो कि मेडिसिन से एसोसिएटेड हैं, सुश्रुत जो कि सर्जरी से हैं, आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे, वराहमिहिर जो थे एस्ट्रोनॉमर थे, भास्कराचार्य भी मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे, ब्रह्मगुप्त भी मैथमेटिशियन थे. देन चाणक्य ये जो है इकोनॉमी से आप बोल सकते हो. देन पाणिनि वॉज अ ग्रामरियन,
पतंजलि भी ग्रामेरियन थे और उन्होंने योग सूत्र लिखा है, जबकि नागार्जुना जो थे वो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था शून्यवाद का, ठीक है। एंड गौतमा जो थे उन्होंने न्याय फिलोसफी दिया था। और शंकर देव मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये असम के थे। और मैत्रेयी गार्गी जो हैं उनको ब्रह्मवादिनीज भी बोला जाता है, बिकॉज दे यूज टू कंपोज हाइम्स इन संस्कृत एंड दे वेर विमेन। एंड तिरुवल्लुवर जो थे वो बहुत ही फेमस तमिल सेंट हैं जिन्होंने थिरुकुरल लिखा था, जो कि इथिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छा एक बुक माना जाता है। द NEP 2020 aims at making India a global knowledge superpower. The NEP only provides a broad direction and is not mandatory to follow. Education is a concurrent subject, यानी कि इस पे सेंटर भी लॉज बना सकते हैं और स्टेट भी। The reforms proposed can only be implemented collaboratively by the center and the state. The government has set a target of 2040 to implement the entire policy. यानी कि जो भी पॉलिसी में लिखा हुआ है वो सजेस्टिव है, कंपलसरी नहीं है, और ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, यानी कि कोलैबोरेशन नीडेड है सेंटर का, स्टेट का, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो अभी की गवर्नमेंट है उसने ये तय किया है कि 2040 तक ये सारा इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो एक्चुअली आई शुड हैव डिस्कस्ड इट लेटर, बट यहाँ पे अगर कर लेते हैं तो हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, हमको याद रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली होने क्या वाला है, अ हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर्म होगा, जिसको हेकी बोलेंगे, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विल बी सेटअप टू रेगुलेट हायर एजुकेशन, ठीक है। ये हायर एजुकेशन के लिए हेकी बनेगा। अब जो हेकी होगा उसके अंदर क्या होगा, The council's goal will be to increase gross enrollment ratio in higher education. The HECI will have 4 verticals. ये important है, ये चारों ही बहुत ज़्यादा important है। पहला क्या है, पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। दिस विल रेगुलेट हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। और ये एक क्वेश्चन था, कहाँ था, APU के अंदर, कि क्या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है उसमें जो NHER बना है, NHERC, वो सबको रेगुलेट करेगा लेकिन मेडिकल और लीगल एजुकेशन को नहीं करेगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड बोलता है नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल। ये क्या होता है, कौन सा कॉलेज A कैटेगरी का है, कौन सा B कैटेगरी का है, ये एक्रेडिशन देता है। तो ये एक मेटा एक्रेडिशन बॉडी होगा। तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिप्लेस करने वाला है UGC को और AICTE को। सो AICTE और UGC धीरे धीरे स्क्रैप हो जाएंगे, चले जाएंगे, और उसके जगह आ जाएगा क्या, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फॉर फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। चौथा है जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि फ्रेम किया जाएगा ग्रेजुएट के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए। यानी कि चार क्या क्या हो गया, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो कि लीगल और मेडिकल को छोड़ के बाकी सबको रेगुलेट करेगा। दूसरा है नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल। तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो कि फंडिंग देगा, UGC और AICTE को रिप्लेस करेगा। और चौथा है जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये ग्रेजुएट के एट्रीब्यूट्स फ्रेम करेगा। नाउ कमिंग टू दिस, हायर एजुकेशन में और क्या होने वाला है। The NEP proposes sweeping changes including opening up of Indian higher education to foreign universities। यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप 100 में होंगे वो अपना कैंपस इंडिया में खोल सकते हैं, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। डिसमेंटलिंग ऑफ UGC एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है। कौन रिप्लेस करेगा इसको, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ 4-year मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप चारों साल एक ही चीज़ पढ़े, आप मल्टीपल स्ट्रीम को पढ़ सकते हैं, मल्टीपल डिसिप्लिन को पढ़ सकते हैं, नंबर 1। दूसरा कि अगर आप चाहें तो 1 ईयर में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर 2 साल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपको 4 साल पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा करके नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एमफिल प्रोग्राम। तो पहले जो एमफिल होता था अब वो नहीं होगा। सो यहाँ पे मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया कि नो मोर यूजीसी, आईसीटी और एनसीटीई टू बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल एजुकेशन रेगुलेटर, जो कि ग्रांट काउंसिल है। उसके बाद स्कूल एजुकेशन में क्या चेंज होगा? इन स्कूल एजुकेशन द पॉलिसी फोकसेस ऑन ओवरऑलिंग द करिकुलम, यानी कि करिकुलम को फिर से ओवरऑल किया जाएगा। दूसरा होगा ईजियर बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि बोर्ड एग्जाम का लेवल जो है उसको ईजी बनाया जाएगा। और इसके लिए एक बॉडी होगी परख करके, PARAKH। इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये क्या काम करेगा? ये स्टैंडर्ड तय करेगा जिसके ऊपर आपको बोर्ड एग्जाम्स होंगे। देन देयर विल बी अ रिडक्शन इन द सिलेबस टू रिटेन कोर इसेंशियल्स, यानी कि फालतू की चीज जो है उनको हटा दिया जाएगा। एंड थ्रस्ट ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये स्कूल्स में आने वाला है। उसके बाद होगा इंस्टेड ऑफ एग्जाम्स बीइंग हेल्ड एवरी एकेडमिक ईयर, स्कूल स्टूडेंट्स विल ओनली अटेंड 3 एग्जाम्स इन क्लास 2, क्लास 5 एंड क्लास 8। मतलब अभी देख के लग रहा है कि अगर हम बच्चे होते तो मजा आता, ठीक है, हमें हर एक साल एग्जाम देना था और हर एक साल मल्टीपल एग्जाम्स देने थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लास 2 में, 5 में और 8 में एग्जाम होगा। These exams would be conducted twice a year, 2 बार होगा साल में, आप जब मन चाहे तब दे सकते हैं, with 2 attempts. The exam itself would have 2 parts, namely the objective and the descriptive. अब आते हैं इस पे। So पहले जो था हमारा previous academic structure, वो कुछ ऐसा था जो आपको दिख रहा होगा यहाँ फिगर में। यहाँ पे पहले 10 साल यानी हम क्लास 1 to लेके 10 तक पढ़ते थे। उसके बाद 2 साल 16-18 में हम 11-12 पढ़ते थे। लेकिन अब जो होगा इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड करा जाएगा। इसमें पहला स्टेज होगा फाउंडेशनल स्टेज, जो कि पहला 5 साल होगा। दूसरा स्टेज होगा आपको प्रिपरेटरी स्टेज, अगला 3 साल यानी क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक। उसके बाद होगा मिडिल स्टेज क्लास 6 से क्लास 8 तक। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 टू क्लास 12 तक। और जो पहला होगा उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होता है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, इंस्टेड ऑफ 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एजुकेशन, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिचेस फॉर 5-3-3+4 डिजाइन करस्पॉन्डिंग टू द एज ग्रुप। अब यहाँ बताया गया है 3 to 8 ईयर्स के लिए फाउंडेशनल स्टेज होगा, 8 to 11 ईयर्स के लिए प्रिपरेटरी स्टेज होगा, 11 to 14 ईयर्स के लिए मिडिल स्टेज होगा और 14 to 18 के लिए सेकेंडरी स्टेज होगा। सो दिस ब्रिंग्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या प्री स्कूल जिसको बोलते थे फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 5 अंडर द एम्बिट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, द मिड डे मील प्रोग्राम will be extended to preschool children as well. Now the NEP says student until class 5 should be taught in their mother tongue or regional language. और इस पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फार्मूला को यूज किया गया है। Then what? Students will now be taught 21st century skills from class 6. Coding is one of the subjects that is a part of these 21st century skills, and students will have the option to choose coding as a subject from class 6. This is also quite important. Now coming to this, ये बोलता है the policy also proposes phasing out of all institutions offering single streams and that all universities and colleges must aim to become multidisciplinary by 2040. जैसे कि एग्जाम्पल है IITs में भी आप देखोगे अब बहुत सारा आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ाया जाना शुरू हो चुका है। फिर बोलता है द डॉक्यूमेंट स्टेट्स यूनिवर्सिटीज फ्रॉम अमंग द टॉप 100 इन द वर्ल्ड विल बी एबल टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया, जो कि मैंने बताया पहले। उसके बाद है अंडर द 4-year प्रोग्राम proposed in the new NEP, the student can exit after 1 year with a certificate, after 2 years with a diploma, and after 3 years with a bachelor's degree. After 4 years, a BA student should be able to enter a research degree program directly depending on how well he or she has performed in the BA.
अगर वो डायरेक्टली रिसर्च करना चाहता है वो भी कर सकता है अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो। हाउएवर मास्टर्स डिग्री program will continue to function as they do, following which students may choose to carry on for a PhD program. अब यहाँ देखते हैं what are the major recommendations of NEP. पहला है replacing the UGC and AICTE by Higher Education Commission of India. ये हमने देख लिया था, लेकिन यहाँ हेकी लिखा है, हेकी में भी पर्टिकुलर ग्रांट कमीशन है, ये हमने पहले देख लिया है। उसके बाद है ओपनिंग अप इंडियन हायर एजुकेशन टू फॉरेन प्लेयर, यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ कैंपसेस खोल पाएंगे। फिर है री इंट्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम विथ एग्जिट ऑप्शन। 3 एग्जिट ऑप्शन है, 1 साल के बाद सर्टिफिकेट लेके चले जाओ, 2 साल के बाद डिप्लोमा लेके और 3 साल के बाद बैचलर्स डिग्री लेके। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू इंस्टीट्यूशन टू ऑफर डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम, वो जैसा चाहे चूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एमफिल प्रोग्राम एंड सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एंड देन अंडर NEP अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ऑफ आइदर 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन विद इन दिस पीरियड, जो हमने देख लिया पहले। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि हेकी जो था विल बी सेट अप as a single body for entire higher education exempting medical and legal education, ये भी हमने पहले देख लिया था। A salient point in the NEP 2020 is that of Academic Bank of Credit यानी कि ABC। तो ABC है क्या पहले वो समझेंगे हम। So basically it is meant to facilitate the movement of student in and out of programs and from one program to another by easing the process of storing and transferring academic credits leading to a degree। तो डिग्री जो मिलेगा आप सर्टेन लेवल्स ऑफ नंबर, जिसको पहले बोलते थे अब क्रेडिट बोलो, एक पर्टिकुलर नंबर या क्रेडिट आपको मिल जाएगा तब आपको डिग्री मिलेगा, और वो डिग्री को आप एक बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, अर्न कर सकते हैं उसको और फिर उनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ समझते हैं ये क्या होता है। What is an academic credit? Credits are calculated by the number of hours of theory, tutorial or laboratory work that a student completes in a course. एक पर्टिकुलर कोर्स में आपने जितना क्रेडिट अर्न किया वो सारा कलेक्ट होकर आपके बैंक में चला जाएगा। फिर आप दूसरे कोर्स में जाओगे तो उसमें भी कुछ क्रेडिट मिलेगा, वो भी आपका कलेक्शन में चला जाएगा। फिर एक लेवल पहुंचने पे आपको डिग्री मिल सकता है। वही बोलता है व्हाट इज द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड हाउ विल इट हेल्प। इट विल बी अ वर्चुअल रिपोजिटरी or database of credits that will store online the credits earned by each student. They may earn these credits at different institutions as well as the ABC will facilitate the recognition, transfer and redemption. This service will be managed by the Ministry of Education and UGC. So हमने almost सारा पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट NEP से उसको देखा है। अगर कुछ बचा होगा तो मैं इसके बाद MCQ बनाऊंगा इम्पॉर्टेंट, जो आपके टिस मैट या टिस पैट में आ सकता है करंट अफेयर्स से, तो उसमें वो कवर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।